IS-28 निकालें। एसोसिएट एसोसिएट का मतलब है एक ऐसी एंटिटी जिसपे पहला सफा। एसोसिएट का मतलब है ऐसी एंटिटी जिसपे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, जिसपे हमारा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, उसको कहते हैं एसोसिएट, बट नॉट अ कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल होता है यानी 50-50 शेयर। ज्वाइंट कंट्रोल भी आपके सिलेबस में नहीं है। कंट्रोल तो है, कंट्रोल वाली को तो सब्सिडरी कहते हैं। कंट्रोल कैसे पता चलता था? हमारी उसके ऊपर पावर है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल रिटर्न्स आने हैं और उन वेरिएबल रिटर्न्स के डिसीजन भी हम बदल सकते हैं। तो दूसरी बीवी एक ऐसी बीवी है कि शोहर का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अजीब बातें कहते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है? A significant influence is the power to control नहीं। यहां से MCQs के अंदर वो गेम डालता है, पावर टू कंट्रोल नहीं, पावर टू पार्टिसिपेट। पावर टू, जाहिर बात है हमारे पास 20-25% शेयर है तो हम जाके मशवरा ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल पैसों के और ऑपरेटिंग मींस डे टू डे ऑपरेशंस के, ऑफ द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी कौन है? एसोसिएट। बट याद रखिएगा इट इज नॉट अ कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर। ये एमसीक्यूज ना कर लीजिएगा साथ साथ, मैं होमवर्क में भी डाल दूंगा। एमसीक्यू 7 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक पावर टू पार्टिसिपेट होती है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में, लेकिन हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता उन पॉलिसीज के ऊपर। एमसीक्यूज में ना ये पूरी लाइन जिसमें लिखी होगी तकरीबन उसको टिक करना है। कई अधूरी लाइन भी लिखी होगी, कई दफा एमसीक्यू में ये लाइन लिखी होगी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन। ये बी ऑपरेटिंग का लफ्ज मिस कर देगा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों चीजों में हम इसमें भी पार्टिसिपेट करें, फाइनेंशियल डिसीजंस में भी और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट करें, फिर हमारा इन्फ्लुएंस होगा। अजम्पशन, अगर एक एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 या उससे ऊपर वोटिंग पावर है किसी और की, तो हमेशा एज्यूम कर लो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। 20 या उससे ऊपर से मुराद ये नहीं कि 50 से ऊपर निकल जाए, ये इतना ना कीजिएगा। If an entity holds directly or indirectly 20% or more of the voting power, it is presumed that significant influence, यानी holding 20 to 50% of the entity of another entity, therefore means a general rule that significant influence exists. Conversely, or opposite बात, there is an assumption that significant influence will not exist if we hold directly or indirectly less than, और अगर 20% से less है तो हमारा significant influence नहीं है। This presumption is reversed if significant influence can be clearly, this presumption is reversed if significant influence can be clearly demonstrated. भाई ये 5 बातें कोशिश कर लीजिएगा जिस हद तक याद हो सकें। जो लोग लेट आए हैं वो सुन लें। हमने सुबह से ये बात की है कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है जिसके हम पॉलिसी और ऑपरेटिंग डिसीजंस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकें। दूसरी बात हमने ये की है
जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। वो बात ये है जी, लेट आने वाले ज़रा एक फाइनल बात सुन लें। अगर आप किसी कंपनी के 20% से कम भी शेयर खरीदें और इनमें से कोई एक बात पाई जा रही हो, तो वो आपकी एसोसिएट हुआ करेगी। वर्किंग 7 उसके लिए करेंगे आप, और वर्किंग 5.1 होती थी मेरे ख्याल से, वो भी करेंगे। बोलें, अगर आप किसी कंपनी के 20% से कम शेयर भी खरीदें और इन पांचों में से कोई एक बात पाई जा रही हो, तो भी वो आपकी क्या समझी जाएगी? एसोसिएट। क्योंकि इन बातों की वजह से ना आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस साबित हो जाता है। स्टिक देना। The existence of significant influence is usually evidenced in one or more of the following ways. आपका एक भी डायरेक्टर होना अक्सान तो समझा जाएगा आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में डिसीजंस देते हुए डिविडेंड के बारे में आपसे मशवरे मांगे जा रहे हों, दिल से जगह दो ना, दिल से दे रहे थे तो चेहरे पे भी दिल से लाना। अच्छा, लेकिन ये बात सही है कि आपको डिस्टर्ब किया इसने, ये बंदे को मैं पूछूंगा क्लास के बाद। जो हजरात लेट आए हैं और आई जा रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर किसी कंपनी के आपने 20% से कम भी शेयर खरीदे हों, देखो इधर बात सुनो बैग रखने से पहले, अगर किसी कंपनी के आपने 20% से कम भी शेयर खरीदे हों और इन पांचों में से कोई एक बात हो जाए, तो भी वो आपकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। अगर आपका कोई डायरेक्टर है एसोसिएट के अंदर रॉयल फैन में, अगर आप उसके पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा आपको बुलाया जाता है। बहुत ज्यादा P2A और A2P की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा। हर वक्त पेरेंट एसोसिएट कोई चीजें बेचता रहता है। बहुत ज्यादा P2A और A2P की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बहुत ज्यादा इंटरचेंज है मैनेजमेंट लेवल के पर्सोनल का। सेल्स मैनेजर इनका उधर गया होता है, उनका इधर आया होता है, बार बार बंदे एक्सचेंज हो रहे होते हैं, यार दो दिन के लिए हमें ये बंदा भेज दो, बहुत ज्यादा। और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही जरूरी है कंपनी के लिए, वो आप एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम मैंने मशवरा भी कहते थे। मशवरे में खाली टेक्निकल बातें नहीं, नॉन टेक्निकल भी आ जाती हैं। लेकिन अगर टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आप शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी में चाहे आपने 12% शेयर खरीदे हुए हैं, आप उसके लिए वर्किंग 7 करेंगे और इक्विटी मेथड लगाएंगे। तो 5 बातें याद कर लें। कोई एक डायरेक्टर भी है आपका, नंबर 1, या पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हैं, या अच्छी खासी चीजें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या मैनेजमेंट पर्सनल एक्सचेंज कर रहे हैं, या टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या बस। तो सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओन। अच्छा, ये अगली बात बड़ी मजे की है, ये जरा समझिएगा। ये है रॉयल फैन, %30 पीटीसीएल ने इसको ओन किया हुआ है और 70% इसको ओन किया हुआ है फिलिप्स ने। कहते हैं लोग ये समझते हैं कि अगर कोई एक बहुत बड़ी मछली आ जाए तो फिर शायद ये एसोसिएट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पीटीसीएल के लिए ये एसोसिएट है, अल्लाह का शुक्र है, पीटीसीएल के लिए एसोसिएट है। असल में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे ये होता है कि 30% आपके पास होते हैं, 10-20 किसी और के पास होते हैं, 10-20 किसी और के पास होते हैं, 10-20 इस तरह। तो आप एसोसिएट ये आपका है ही। लेकिन कहते हैं लोग ये समझते थे कि अगर किसी का कंट्रोल आ जाए तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। कहते हैं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, जरूर आपको बुलाया भी करेंगे। माना कि आप जब फिलिप्स अपनी अकाउंटिंग कर रहा होगा तो इसको निकी कह रहा होगा, फिलिप्स तो इसको कंसोलिडेट कर रहा होगा ना, तो इसको निकी कह रहा होगा। लेकिन वो बात कहते हैं अलग है, मुझे इस तरह की बातें ना बताओ। कहते हैं मुझे बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। हमने कहा हाँ 20 से ऊपर है। कहते हैं बस है। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन ना लो। कहते हैं ये भी एसोसिएट ही है। पहले अंग्रेजी का फिक्रा पढ़िएगा, फिर नोट कीजिएगा। A major ownership by another investor
किसकी है कोई बताएं? अ मेजर ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टर, एक्सेलेंट, फिलिप्स। अ मेजर ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टर विल नॉट स्टॉप अस कौन है? PTCL, from being exercising significant influence. So a major ownership by Philips does not stop PTCL from having significant influence on Royal Fan. करें नोट। A major ownership by Philips will not stop us from having significant influence on Royal Fan. चलें जी, जो हजरात लेट आए हैं, एसोसिएट एक ऐसा इदारा होता है जिसपे हमारा लेकिन कंट्रोल नहीं होता। सिग्नल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हमें ताकत दी जाती है कि उसके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में मशवरे दें। अजम्पशन ये है कि 20 से 50 पे आपका वो बन जाता है एसोसिएट, और 20 से कम पे एसोसिएट नहीं बनता। लेकिन अगर ये बातें पाई जा रही हैं और 20 से कम भी शेयर हैं तो भी एसोसिएट है। एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे करनी है? एक एंटिटी जिसके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी यूजिंग द इक्विटी मेथड, एक्सेप्ट व्हेन द इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज फॉर एग्जेम्पशन। इस बात को भी छोड़ दें, बस पहली लाइन आज हम लिखा होगा, पैरा 16 पहली लाइन हमने पढ़ी है। इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड क्या कहता है? इक्विटी मेथड कहता है कि वर्किंग 7 में आप RE डालें क्लोजिंग माइनस प्री, और वर्किंग 5.1 के अंदर आप A का प्रॉफिट डालें। ऑब्वियसली ये ना पोस्ट ही होता है, यानी प्रॉफिट अगर 3 महीने पहले खरीदे तो 3/12 करते हैं हम उसको। तो इक्विटी मेथड ये कहता है, अभी मैं नोट करने दूंगा, इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली मेजर्ड एट and then adjusted thereafter for post acquisition change in our share of investees net assets, our share of investees net assets। लेकिन net assets की जगह हम जो है वो क्या किया करेंगे? हम जो है वो पोस्ट RE लिया करेंगे और पोस्ट RS लिया करेंगे, या पोस्ट कैपिटल रिजर्व वगैरह हुआ तो वो भी लिया करेंगे। अच्छा जी, द इन्वेस्टर्स P&L शैल इंक्लूड इट्स शेयर, यहां पे आपको ज्यादा परसेंटेज लगती होती है, P&L shall include its share of investees profit and the investors OCI include its share of investees OCI। उसका पैट हम अपने P&L के मुंह पे डालेंगे, पीबीटी से ऊपर जो डालते हैं, और उसका OCI अपने OCI के साथ डालेंगे, वो जो एंड पे डालते हैं। आज होमवर्क में सवाल देके कल भी ये डिस्कस होना है OCI वाला। तो उसका पैट अपने पीबीटी से ऊपर डालेंगे और उसका OCI अपने OCI में डालेंगे। उसका पैट वर्किंग 5.1 में हमने निकाला था पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में,
और उसका OCI, उसका इन्वेस्टी का OCI वर्किंग 5.3 से निकाला था हमने। तो यहां पे बात हो रही है वर्किंग 7 की और यहां पे बात हो रही है 5.1 और 5.3 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विटी मेथड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट and thereafter adjusted for the post acquisition change in investors shares of investees। P&L में हम उसका प्रॉफिट डालेंगे और अपनी OCI में, इन्वेस्टर्स OCI, और अपनी OCI में उसकी OCI का शेयर डालेंगे, उसकी OCI का हमारा शेयर डालेंगे, पूरी OCI नहीं डालेंगे। ओके, बस ठीक है। वो कंसोलिडेशन की 2 स्लाइड्स रह गई हुई हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आज ही उम्मीदें कर लेंगे। फिलहाल आप तशरीफ़ ले आए IFRS 9 पे। IFRS 9 आज IFRS 9 में हम सबसे आसान काम करने लगे हैं, इसलिए आज आपको होमवर्क कंसोलिडेशन का ही दिया जाएगा। पास पेपर का क्वेश्चन 3 आज आपके होमवर्क में है। किताब नहीं ली हुई तो कल जो नोट्स बांटे थे उनका पेज नंबर 18 निकाल लें। किताब नहीं ली हुई वॉल्यूम 2 तो कल वाले नोट्स का पहला सफ़ा निकाल लें, उसमें ये बात थी। पेज नंबर 18। अच्छा मोहतरम, ये पुरानी किताब है, ये नई? फिर पेज क्यों ढूंढ रहे हैं? जल्दी निकालें ना, पेज ना ढूंढें, छेती न पेज नंबर। अच्छा मेरा डियर एक बात सुनिएगा, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें जो ना 50% से ऊपर हों और ना 20% से ऊपर हों, तो फिर ऐसी सूरत में आप जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको आप ना कंसोलिडेशन करेंगे उसकी, और ना आप जो है वो उसको अपना एसोसिएट करार देंगे, बल्कि आप बैलेंस शीट में सिंपल शो किया करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बस एक लाइन आ जाया करेगी बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पेल ने 200, और इसकी अकाउंटिंग बड़ी आसान है, वो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। इसकी अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है, और फिर ईयर एंड के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट होती है, और फेयर वैल्यू गेन लॉस चला जाता है P&L के अंदर। तो बस वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यूज दी होती थी, यहाँ शेयर्स की क्वांटिटी दी होगी और उनकी फेयर वैल्यू दी होगी। ये बात टैक्स की क्लास से बिल्कुल अलग है। टैक्स की क्लास में आप लोग ये पढ़ते थे कि शेयर खरीद के बेचे जाते हैं, शेयर खरीद के बेचे जाते हैं। हमारे सिलेबस में FAR 2 में शेयर खरीद के बेचना नहीं है। हमारे सिलेबस में बस एक ही चीज है, शेयर खरीदे और पड़े पड़े महंगे हो गए, शेयर खरीदे और पड़े पड़े। टैक्स की क्लास में जब आप थे तो शेयर खरीदे पड़े पड़े महंगे होते का कुछ नहीं करते थे, लेकिन इस क्लास के अंदर IFRS 9 में जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होता है उसी तरह हुआ करेगा, शेयर आप खरीदेंगे और पड़े पड़े क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। चलें जी, आसान सी डिस्कशन है, इसको पढ़ लें। भाई नोट्स किसके पास नहीं है और किताब भी नहीं है, इनको बांट दें जरा। हाइब्रिड में भी जरा हाथ खड़ा करें, ना किताब है ना नोट्स हैं। किताब या नोट्स नहीं है तो नोट्स बांट दें, पूरा फिक्रा सुना करें। पेल इन्वेस्टेड, भाई उस कमरे से आ जाए ना, कोई भाई बैठे हुए हैं कैमरामैन की हेल्प के लिए, तो नोट्स लेने के लिए। अच्छा नहीं बैठे हुए कोई। पेल इन्वेस्टेड, और हाथ खड़ा करें उन चीज से जिसके पास नहीं है, बस ठीक है, बस ठीक है। छोटे भाई को दे देना, छोटे भाई को दे, ले लो ले लो। चलना शुरू कर दिया छोटे भाई ने, या अभी 3-4 महीने का है? 10 साल का हो गया माशाल्लाह। उसको सीए नहीं कराना। अच्छा जी,
तो पहले इन्वेस्टेड, उसे अच्छा इंसान बनाना है, पहले इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ, फिर आप इधर आ जाए और उसको शायद सही हो, पहले इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ पीटीसीएल इन नवंबर एट अ कॉस्ट ऑफ 16 पर शेयर। ये हाइब्रिड में खुद ही बांट दें उठ के, किसको चाहिए थे फीमेल हाइब्रिड में नोट्स? किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब किसके पास नहीं पहुंचे वो हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, सबके पास हैं। चलें जी, सफ़ा खोलें। वर्किंग, आप लोग ऐसा करें, सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट हम ए करेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। रिक्वायरमेंट ए करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं कि रिक्वायरमेंट क्या है। और आप सिर्फ 4 एंट्रीज की जगह छोड़ दें, 4-5 एंट्रीज की जगह छोड़ के पहले सफ़े पे वर्किंग्स करना शुरू कर दें। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका नाम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पीटीसीएल इन्वेस्टेड, जी बातें हो गई, बस बहुत हो गई आज के लिए, बाकी कल। पीटीसीएल इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ पीटीसीएल, पहले इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ पीटीसीएल इन नवंबर 2007 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16 पर शेयर। डेट बताएं, नहीं दी भी, नहीं दी भी, बस नवंबर 7। कैश एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, क्वांटिटी इंटू 16, 3200। तो बता दें जी कितने के शेयर हमने खरीदे? 3200 रुपए के शेयर खरीदे, लेकिन ये इतने ज्यादा शेयर नहीं थे कि खरीदने की वजह से वो हमारी क्या बन जाती, एसोसिएट या सब्सिडरी। इतने शेयर नहीं थे, बस 200 शेयर थे। और अगर बनेगी तो सवाल बताएगा ये शेयर्स कितने परसेंट हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड वॉज ₹300। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी पे हुई? 300 रुपया। चले जी, एंट्रीज करें। नवंबर 2007 पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। बत्ती गई, अच्छा बत्ती आई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, चलें जी 2 एंट्रीज कर लें। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टी अकाउंट में लेके गए हैं या बारों बार जनरल एंट्रीज में? हाँ, इसको कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं है, ये एक्सपेंस में जाएगी। ठीक है, हर स्टैंडर्ड के अपने रूल्स हैं, जैसे आपके अपने रूल्स हैं, जब मर्जी आते हो। अच्छा, कल कौन साथ था? परसों हमारे साथ आखिर तक, माशाल्लाह। चल हाथ थल्ले कर ले, पता चल गया। पॉइंट नंबर 3, कमियां नहीं निकालें। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ पीटीसीएल ऑन 31 दिसंबर 7 वॉज 22 रुपए। ये 16 रुपए का शेयर बाजार में कितने रुपए का हो गया? हम कॉस्ट मॉडल यूज नहीं करेंगे, कॉस्ट पे नहीं पड़ा रहने देंगे, मस्ट फेयर वैल्यू पे लाया करेंगे। बताएं भाई, कैरी डाउन 200 इंटू 22, 4400। कैरी डाउन की एंट्री होती है या गेन लॉस की? जी बताएं कितना फेयर वैल्यू गेन आया? 12 या 8 डिसाइड कर लें। 1200 फेयर वैल्यू गेन। इसको P&L में ले जाए, बैलेंसिंग साथ लिख दें। ये आप लोग वर्सेस वाली कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं जनरल एंट्री में नीचे, लेकिन मैंने टी काउंट बनाया। एंट्री बोले भाई 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन P&L कितना? 1200। इस खुशी को P&L में ले जाएं। शेयर्स पड़े महंगे हो गए, पड़े महंगे हो गए।
भैंस दूध देती है और शेयर्स डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड की भी एंट्री आएगी इंशाल्लाह। भैंस दूध देती है और शेयर्स डिविडेंड देते हैं। बकरी दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है और शेयर्स डिविडेंड। लेकिन बकरी और भैंस पड़े पड़े महंगे भी हो जाते हैं, इसलिए शेयर्स भी पड़े पड़े। तो शेयर्स के बारे में भी हम वही कहा करेंगे, मत जाइए पई रहती है, लेकिन पए पए भी महंगी हो जाती है। जो सुस्त हो ना उसको लोग कहते हैं कि मत जाइए पई रहती है। सोफा ही होते हैं कई लोग, उठे तो सोफा सोच रहा होता है वापस आना है या नहीं आना। सॉरी, ये सेहत का खुद ख्याल। द मार्केट प्राइस ऑफ पीटीसीएल शेयर्स, वो लोग भी हंस रहे हैं जिन्होंने सैटरडे को छुट्टी की थी। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 8 वाज 18 पर शेयर। किसके दिल में कुछ कुछ हुआ जब मैंने कहा था? अच्छा, ब्रॉट डाउन 4400, कैरी डाउन 200 इंटू 3600। मत जाइए पई पई कमजोर हो गई। 4400 से 3600। फेयर वैल्यू लॉस कहां ले जाएं? P&L में 800 बैलेंसिंग। जी एंट्री कराएं। एक काम पहले कर लें, ये 2007 की एंट्रीज हैं और ये 2008 की एंट्रीज हैं। साल हमारा खत्म हो गया। अगले साल की एंट्री 31 दिसंबर 8, फेयर वैल्यू लॉस इन। पहले दिन ही एब्रीविएशन यूज शुरू कर देते हैं, पहले दिन ही। मैं ते फिर जिंदगी च एब्रीविएशन ते चल रहे हैं, अपने ना दी भी एब्रीविएशन बना ली मैं। 800। साथ वाले का निक नेम घर वालों ने क्या रखा हुआ है? निक नेम जरा पूछें आज से। चिट्टा चावा। अच्छा पूछें उससे, पूछें निक नेम क्या रखा हुआ है? गलत गलत, ये घर वाले इतनी ऐसा निक नेम रख सकते? शुरली नहीं, माही। रिवर्सल से मुराद है? नहीं, जब गेन लॉस पर आई P&L में हुआ तो फिर क्या टेंशन है? बस OCI में तो गया ही नहीं। ओके ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट ए है, लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे। अब आप बना दें इसका P&L और बैलेंस शीट। जी माय डियर, P&L 2 सालों का, 2007 और 2008, और बैलेंस शीट 2008 की। बैलेंस शीट में एसेट्स में, अभी नॉन करंट करंट की बहस नहीं है, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट का कैरी डाउन बैलेंस शीट में चला जाएगा। P&L में माय डियर 3 चीजें जाया करेंगी। P&L में 3 चीजें जाएगी बेटा, 3 चीजें ये याद कर लीजिएगा। P&L में कौन सी जाएंगी? आसान आसान सी चीजें हैं, क्योंकि हमने किसी दिन वॉल्यूम नंबर 1 मंगवा के IAS 12 खुलवाना है और फिर IFRS 9 की एडजस्टमेंट उल्टवानी है। IAS 12 के अंदर अभी IFRS 9 की भी तो एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई है कि टैक्स वाले मेरे ख्याल से कॉस्ट पे रखेंगे इन चीजों को। हम किस पे ला रहे हैं? और खुदा दे वास्ते पहले फेयर वैल्यू समझ दे, लैंड दो, फिर कॉस्ट से भी रखवा लांगे। अभी IFRS 9 तो समझ लें, यानी कि लीज समझाई नहीं किसी को और IAS 12 की बातें करके डरा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है लेसी का, ये हम कभी उल्टाया भी करेंगे। और पहले IFRS 9 से समझ लो। अच्छा जी, 3 चीजें आया करेंगी P&L में, सादा सी हैं, याद कर लें। एक P&L के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया करेगी, एक P&L के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया करेगी, दूसरा P&L के अंदर फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा,
और तीसरा P&L के अंदर डिविडेंड इनकम आएगी। तीसरा P&L के अंदर डिविडेंड। बताएं जी शेयर्स क्या क्या फायदा नुकसान करके देके जा सकते हैं। डिस्पोजल तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। शेयर्स पे क्या क्या फायदा नुकसान आ सकता है। खरीदते हुए ट्रांजैक्शन मज जाइए पई रहती है, पड़े पड़े महंगी भी हो सकती है और सस्ती भी हो सकती है। और तीसरा मज का काम क्या है, तो शेयर्स क्या दिया करेंगे, डिविडेंड इनकम। तो ये तीन चीजें इस लॉजिक पे याद रखें। लेकिन मज बैलेंस शीट च पई रहती है, गल याद रखियो, फिर P&L च जाके ए दिंदी है। डन। तो मज कहां पड़ी होती है माय डियर, बैलेंस शीट में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ पहले साल आया करेगी, वो बताएं कितनी है। बेहतर है कि इसको नेगेटिव में लिख लीजिएगा, 300 खर्चा है हमारा। पहले साल शेयर्स महंगे होने पे खुशी कितनी आई, 1200। वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लीजिएगा या टी काउंट बना लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। मैंने टी काउंट बनाया। दूसरे साल कितना, 800 का लॉस। और डिविडेंड इनकम जो है वो कम से कम हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं है। ये मैंने कहा ये डिस्कशन फिर कर लेंगे कभी। अच्छा मुझे बताएं कि नॉन करंट में जाने करंट में, मुझे ये बताएं कि क्या ये क्या हमारा कंट्रोल है इस पे या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर हमारा कंट्रोल होता तो फिर हम, अगर हमारा कंट्रोल होता तो फिर हम 3200 रुपए को लेके जाते वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट में और फिर इसका शेयर कैपिटल भी ढूंढते फिर वो सारा। और अगर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता तो फिर हम इसको लेके जाते वर्किंग नंबर 7 में और इसका पोस्ट पैड ढूंढते, क्योंकि आमतौर पे क्लोजिंग माइनस फ्री आजकल वो बहुत कम दे रहा है। पोस्ट पैड ढूंढते वर्किंग 7 में जाके और वो सारी गेम डालनी पड़ती। अच्छा जी, अच्छा इसी में अकाउंटेंट्स ने चॉइस दी हुई है कि बुक शॉप पे मैं खुद ही कर लूंगा। इसी पे अकाउंटेंट्स ने चॉइस दी हुई है कि आप OCI मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो मॉडल हमने पढ़ लिया है, इस मॉडल का नाम FIFO या वेटेड एवरेज नहीं है, इस मॉडल का नाम याद करें फेयर वैल्यू थ्रू P&L। बोले थ्रू, टी का लफ्ज जरूर बीच में डालना है। इस मॉडल का नाम है FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फेयर वैल्यू गेन लॉस हमने कहां से रूट कराया, P&L से। फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां डाले, और सेकंड ऑप्शन क्या है, फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां डाल दें, OCI में। फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां डाल दें, वो कब डालेंगे ये आज डिस्कशन है, वो अलग बहस है। पहले हम फेयर वैल्यू OCI में डालने लगे हैं गेन लॉस, ताकि आपको समझ आ जाए। और याद रखिएगा जब भी फेयर वैल्यू OCI में जाएगा फेयर वैल्यू गेन लॉस, तो P&L तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर गेन लॉस सारा का सारा कहां जाएगा, OCI में। ये आमतौर पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है जो आपने कई सालों के लिए खरीद ली हैं, तो फिर बेहतर है गेन को P&L में न डालो, कहां डाल दो, OCI में। लेकिन ये चॉइस नहीं है, ये कहीं कहीं मैंडेटरी भी हो जाएगा OCI में डालना, वो आपको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। दूसरी बात, OCI मॉडल में आसान सी बात होगी, ये सारी एंट्रीज होंगी लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। बोले 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 ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। और दूसरी बात, ईयर एंड पे जो गेन लॉस आया करेगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकला करेगी, फेयर वैल्यू OCI। एक काम हम जरूर करेंगे, जब OCI में गेन लॉस जाया करेगा तो यहां पे फेयर वैल्यू रिजर्व का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस साथ साथ रेड मार्कर से लिखा करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि फेयर वैल्यू रिजर्व में पड़ा कितना हुआ है, क्योंकि वो फिर ये बैलेंस शीट में भी जाके गेम डालेगा एक। तो एक ये जो फेयर वैल्यू वाली एंट्री होती है इसके नीचे एक लाइन रेड मार्कर से डाला करेंगे, वो उसकी नरेशन नहीं होगी, वो शो किया करेगी कि सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है, बल्कि सरप्लस की जगह हम लफ्ज यूज कर लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व, और एंट्री करेंगे फेयर वैल्यू गेन इन OCI की जगह लिख देंगे फेयर वैल्यू रिजर्व, नाम इसका रख देंगे फेयर वैल्यू रिजर्व, और ये कहां चला जाया करेगा, OCI के अंदर। और अगली एंट्री के मौके पे भी इसी तरह हो जाएगा, करेंगे करके देखें। टी कौन बनाएं दोबारा। अब हम एक मेथड करने लगे हैं जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अभी तक हमने फेयर वैल्यू कहां रखी हुई थी, P&L में। P&L बनाना है तो बना ले।
P&L में क्या क्या गया? शेयर खरीदने का खर्चा, और शेयर पड़ा पड़ा महंगा हो गया, और शेयर ने दूधू डिविडेंड दे दिया, शेयर ने डिविडेंड दे दिया। अजीब अजीब बातें मुहज़्ज़िब लोगों के सामने। हमारे घर में कभी ऐसी बात नहीं हुई, इससे ज्यादा होती हैं। अच्छा, यार एक तो एक्टिविटी आज कर ही लें आप लोग सारे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के भाई हैं माशाल्लाह? अच्छा नहीं है भाई, चलें ठीक है। भाई हैं, वालिद साहब हैं, और लोग घर के अंदर मर्द मौजूद हैं बालिग। उनको ये फजीलत तो जाके बताएं जो ईशा की नमाज़ मस्जिद में जमात से पढ़ ले और फजर की नमाज़ मस्जिद में जमात से पढ़ ले, इसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। अब शायद ये पूरी रात सोया हो, लेकिन आपके कहने की वजह से आप 2 को तैयार करें, 3 को तैयार करें, 4 को तैयार करें, उस सब का सवाब जो है वो आपको जा रहा होगा। तो कम से कम ये फजीलत तो आज सुना ही दें, और कल फिर मुझे कारगुजारी भी सुना दीजिएगा आपने किस किस को तैयार किया। भाई तो 25 लोगों को इंशाल्लाह बता। अच्छा जी, चलें जी, वो कह रहे हैं मैं पहले खुद से चला जाऊँ। भाई खुद जा रहे हो ना जा रहे हो, दूसरों को इस तरह बता दिया करें ना, बस ये बात मैंने सुनी है, मैंने आपको बता रहा हूँ, दुआ करो मुझे भी तौफीक मिल जाए। इस तरह तो आप हर एक को बता सकते हैं ना, वरना रूममेट्स को अगर बताएंगे तो उन्होंने 4 बातें आपको भी सुनानी है। तो अगले को इस तरह कह के सुना दिया करें कि भाई ये बात मैंने सुनी है, दुआ करो मेरी भी जिंदगी में आ जाए और आपकी भी जिंदगी। इस तरह करके सुनाएंगे तो फिर कोई एतराज नहीं करेगा इंशाल्लाह आप पे। ओके, शेयर्स नीचे रिक्वायरमेंट्स बाद में पढ़ाऊंगा। शेयर्स कितने के खरीदे हैं हमने? 16 रुपए के। एक शेयर कितने थे टोटल शेयर? 200। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, नाम वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। नवंबर 2007, क्वांटिटी 200 प्लस 300। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस मॉडल में कैपिटलाइज होगी, ग्रैंड टोटल अब बढ़ जाएगा 35। तो इस मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में नहीं जाएगी बल्कि कैपिटलाइज होगी। चलें जी, एंट्री करें। नवंबर 2007, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट 35। पई पई महंगी हो गई या सस्ती हो गई? 16 से किस पे चलेगी? 22। तो ईयर एंड पे इसको महंगा कर दे, कैरेट डाउन। साथ वाले को एक बुक खरीद के दे दें। 200 इंटू मुझे दे दें 400। 3500 वाली चीज अगर 4400 पे हो जाए तो पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल करके देखें क्या जवाब आ रहा है। 900। फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट बनाएं इसका, इसको OCI में ले जाएं, बैलेंसिंग। ब्रैकेट में गेन लिखना है तो लिख सकते हैं। Akram, how are you? How was this Sunday? Awesome. 16 hours? 22 hours. Okay. 31 दिसंबर 2007। वो लंबी लंबी छोड़ने लगे हैं, 23 घंटे पड़े हैं, 24 घंटे पड़े हैं। मेरे दादा अबू ना उन्होंने जहाज से छलांग मार दी थी। इस तरह की छोड़ते हैं फिर लतीफों में। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू इन OCI। मेरे दादा अबू पायलट वाले कमरे में घुस गए थे, उन्होंने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया था। दादी उदास होगी। अच्छा,
लोगों को खुश रखा करें यार, आजकल लोगों ने टेंशनें बड़ी नहीं हुई हैं, हंसते मुस्कुराते हर जगह रहा करें, दुकानदार को भी खुश करके आया करें। अच्छा जी, सबको हर मिलने वाले को जरा चुटकर। अच्छा जी, हदूद के अंदर रहते हुए, एक होता है मजाक करना, एक होता है उड़ाना, जिनको दोनों के अंदर फर्क नहीं पता वो ना किया करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एंट्री करने के बाद फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर, क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा है? क्रेडिट बैलेंस 900। ये बैलेंस शीट का कैरी डाउन हम साथ साथ निकाल लिया करेंगे। तो ये एंट्री करने के बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस जिसको आप कहते थे, उसको मैं कह रहा हूं फेयर वैल्यू रिजर्व। इसमें बैलेंस कितना पड़ा है? 900। एज ऑन साथ लिख लें, फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन में यहां लिखना भूल गया, फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन, खुशी पड़ी है एज ऑन 900। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फॉर द ईयर भी खुशी कितनी है? 900। फॉर द ईयर भी खुशी 900 है, और एज ऑन भी 900। चलें, अगला साल तो आसान सा है। ब्रॉड डाउन पे माड़ी जाइए पई रही है, माड़ी होगी ना उन पे। 200 ज़रब 18। लोगों को ये बातें नहीं कहनी है, हम तो ये शेयर्स को कह रहे हैं भाई। 200 ज़रब 18, 4400 वाली चीज कितने पे आ गई? 3600 पे। कितना नुकसान हुआ? 800 का। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI लॉस 800। हाँ पुत्र, की मसला है? फौरन डिफेंसिव हो गया, कहना कुछ नहीं। तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। 2008 फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट। डेबिट का मतलब भी लॉस होता है। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब मजा आएगा। अच्छा माडिया, आप बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना था फेयर वैल्यू रिजर्व में? 900 क्रेडिट। इस साल ओपनिंग बैलेंस नहीं, फॉर द ईयर फेयर वैल्यू रिजर्व में 800 का डेबिट पड़ा। तो ये एंट्रीज करने के बाद क्लोजिंग फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया? 100 क्रेडिट। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये जो है वो नरेशन नहीं है एंट्री की। अब फेयर वैल्यू रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है बैलेंस? अच्छा, एक मजे की बात सुने, भी आपको मैं बताता हूं। वो जो था ना IS 16, अकरम मारे नुच पेड़, वो जो IS 16 में था ना, IS 16 में पहले, मैं आगे क्यों आया हूं? तो कोई ऐसे ऐसे करके देखे, मैं आगे इसलिए आया कि मेरी बात सुन, और फिर देख मैं समझा दूंगा बाद में। IS 16 में ये होता था कि पहली दफा रिवॉल्यूशन लॉस आता था वो P&L में जाता था। इधर ऐसा नहीं होगा। इधर अगर पहले साल भी लॉस आ जाएगा तो OC, तो ये ज्यादा मॉडल आसान है। गेन आया तो भी OCI में, लॉस आया, पिछला बैलेंस देखना ही नहीं होता कितना पड़ा है। हाँ, खुदा ना खासा बैलेंस शीट आ जाए, जो मेरा नहीं ख्याल आई कि अपने कभी मांगी है, एक दो दफा शायद पता नहीं मांगी, मेरा नहीं ख्याल आई कि अपने कभी मांगी है, तो एहतियातन हम बच्चों को ये रेड वाली लाइन भी करा रहे हैं। अगर कभी बैलेंस शीट मांग ले तो बैलेंस शीट के अंदर याद रखिएगा रिजर्व एज ऑन जाता है फॉर द ईयर। पिछले साल की फॉर द ईयर खुशी 900,
बैलेंस शीट में खुशी 900, ये अनरियलाइज गेन है ना। इस साल का फॉर द ईयर गम, पुरानी खुशी फॉर द ईयर गम इज इक्वल टू कैरेड डाउन ओवरऑल 100 की खुशी। डन। चलें नोट कर लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बनाते हैं इसका P&L और बैलेंस शीट, बल्कि OCA भी बनानी पड़ेगी। पिछले साल कितनी खुशी आई थी 900, इस साल कितना गम आया 800, हमारे साल के एंड पे खुशी कितनी बची? ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर क्लोजिंग। भाई वैसे आप करें ओ तू अच्छा ओके। वो फेयर वैल्यू रिजर्व उसमें नहीं देखना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी है, वो सीधा काम रखो। हाँ फिर फेयर वैल्यू रिजर्व, हाँ कोई मसला ही नहीं, कीप द थिंग सिंपल। अच्छा जी ओके माय डियर, अब हम ऐसा करते हैं कि इसका P&L बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। बनाओ दूसरा पार्ट।